नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेटेंट एजेंट एग्जाम का पेपर नंबर 1 का पूरा पैटर्न देखा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पेपर 2 का जो आपका मार्किंग स्कीम है या एक तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न समझिए उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू हम आपको दिखाएंगे और पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है आपका पेपर नंबर 2, और साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरा आपका जो पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका पेपर 1 का पैटर्न बताया था। वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक कैंडिडेट को या हर एक एस्पिरेंट को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपका टारगेट क्या है, आपको कितने मार्क्स लाने हैं, किस तरह से लाने हैं, क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लानिंग होनी, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, तब तक आप इसको क्वालिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक एक चीज़ पता हो एक्यूरेट कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इसमें पर्टिकुलर यहाँ तक पहुँचना है, इसमें पर्टिकुलर यहाँ तक पहुँचना है और मुझे ओवरऑल यहाँ तक इतना मार्क्स लाना है, मतलब मैं सेफ जोन में पहुँच जाऊँ, तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो आप सबको पता है कि जो पेटेंट एजेंट का जो हमारा जो एग्जामिनेशन होता है पेटेंट एजेंट का, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 स्टेज में आपका एग्जाम होता है। स्टेज 1 यानी कि पेपर नंबर 1, फिर स्टेज 2 पेपर नंबर 2 एंड स्टेज 3 दैट इज़ इंटरव्यू या वाइवा बोलिए। ठीक है, पेपर 1 आप सबको पता 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स एंड पेपर 3 वाइवा, ये आपका 50 मार्क्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये वाइवा आपका 50 मार्क्स। ओवरऑल जो आपका पासिंग का जो क्राइटेरिया है, हर एक पेपर में आपको 50% पासिंग मार्क्स चाहिए, 50%। बट ओवरऑल एग्रीगेट आपको चाहिए 60%। मतलब कि अगर हम टोटल मार्क्स देखें 250 का 60% आपका होता है 150 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 150 मार्क्स लाना है, तभी आप एक पेटेंट एजेंट एग्जाम का क्वालिफाई कर सकते हैं जब आप 60% मार्क्स ले आएंगे 150। ठीक है, तो ये तो इसका पासिंग क्राइटेरिया। अब पेपर 1 का जो पैटर्न था, ये आपके सामने पेपर 1 का पैटर्न है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू भी वहाँ पर हमने आपको दिखाया हुआ है। जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है 2026 का, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं iprguru.in। यहाँ पर आपको ये सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। सेकंड देखिए आपका क्या है, जो हमारा पेपर नंबर 2 होता है, इसका क्या पैटर्न है। इसमें भी जो आपका पेपर होता है ये दोस्तों आपका 100 मार्क्स का होता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर टोटल जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 13 क्वेश्चंस। ठीक है, 13 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, और साथ ही साथ यहाँ पर भी नो नेगेटिव मार्किंग। सेम चीज़ यहाँ पर है, 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर 1 जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब कि MCQ बेस्ड। पेपर 2 जो आपका आता है ये होता है आपका सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव बोलिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन के बेसिस पे आपको पढ़ के, स्टेटमेंट होगा या कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स करने होंगे। अब देखिए 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो है ये आपका 40 मार्क्स का होता है, पार्ट बी एंड पार्ट सी ये आपके 30 मार्क्स के होते हैं। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 30 एंड पार्ट सी 30 मार्क्स। अब यहाँ पर आप देखिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए। पार्ट ए में टोटल आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरी बेस्ड हो सकता है, शॉर्ट आंसर्स, मतलब नॉर्मली आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसके बेसिस पे या कोई जजमेंट का कोई एक शॉर्ट सी एक लाइन दे दी जाएगी, किसी भी मान लीजिए कोई रिसेंट कोई जजमेंट है उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट में आपको कुछ भी, आपको 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टारगेट करते हुए एक शॉर्ट में एक स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा। उसके बेसिस पे फिर आपको आगे चीज़ें एनालाइज करनी होगी, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखना होगा। तो ऐसे आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं टोटल 5 मार्क्स के। उसके बाद पार्ट बी एंड पार्ट सी है। पार्ट बी में आपके क्या रहते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। अभी हम आपको पीवाईक्यू दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केस बेस्ड ये भी रहते हैं, आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। 3 क्वेश्चन रहते हैं 10-10 नंबर के, टोटल रहता है हमारा 30 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। देन पार्ट सी आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कैसे
करनी है आपको, कैसे क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह, ये सब, और ये आपको आना बहुत ज़रूरी, बिकॉज वाइवा में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेटेंट की ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, क्लेम्स कैसे किए जाते हैं, ये सब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट सी जो है हमारा वो इसी से रिलेटेड रहता है। 2 क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है एंड सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है। तो ओवरऑल ये भी हमारा 30 मार्क्स का होता है और इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 जो हमारा पेपर नंबर 2 है, ये हमारा 13 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है। तो पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 13 क्वेश्चंस 100 मार्क्स पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव पेपर, और उसके बाद थर्ड आता है हमारा वाइवा जो कि 50 मार्क्स का होता है, या जिसे हम बोल सकते हैं इंटरव्यू। उसमें भी हमें वाइवा में भी एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। ये आपको सबको पता है 50 मार्क्स का होता है। 50% मतलब एटलीस्ट 25 मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए। मतलब ये क्वालिफाइंग 25 मार्क्स मिनिमम, जो मार्क्स इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल आपको पूरा पूरा चाहिए 150 मार्क्स। अब हम एक बार PYQ देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है हमारा जो पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम जो अभी हमारा जनवरी 2026 में हुआ था। जनवरी 2026 में ये पेटेंट एजेंट का एग्ज़ामिनेशन आपका ये क्वेश्चन पेपर है, IP इंडिया की वेबसाइट से लिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट से आपका ऑफिशियल पेपर है, पेपर नंबर 2 पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2026। अब यहाँ पर देखिए आपका मैक्सिमम जो आपको टाइम मिलता है वो 3 आवर्स मिलता है और टोटल मार्क्स हैं आपके यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पार्ट A 40 मार्क्स, पार्ट B 30 मार्क्स, पार्ट C 30 मार्क्स। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। इसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो क्लैरिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। वेयर एवर डेट इज मैंशनड इट शैल बी ट्रीटेड टू बी इन। जहाँ पर ही कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन पेपर में डेट वगैरह मेंशन है तो उसको इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना होगा, डेट मंथ ईयर, और अगर आपको लिखना भी है तो इसी फॉर्मेट में आपको आंसर में लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। ये है देखिए पार्ट A। देखिए एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का। सो ऐसे ही करके टोटल यहाँ पर हमारे आ जाते हैं, देखिए दोस्तों, आपके 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यानी कि पार्ट A जो पूरा कंसिस्ट करता है आपका 40 मार्क्स, पार्ट A। इसके बाद आता है पार्ट B। अब पार्ट B में आपको मैंने बताया था हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, 3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, 10 10 10 टोटल यानी कि 30 मार्क्स। तो ये पार्ट B है, ये आपका हो जाता है दोस्तों 30 मार्क्स, पार्ट B 30 मार्क्स। इसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट C। पार्ट C में फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा 10 मार्क्स का, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 10 मार्क्स का, और सेकंड क्वेश्चन हमारा वो है ये 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल पार्ट C जो हो जाता है ये हो जाता है 30 मार्क्स का। और पेपर 1 तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ पेपर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ड्राफ्टिंग नहीं आएगी तब तक आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट A में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 40 मार्क्स का आता है। अगर इस सेक्शन को आपने अच्छे से, अगर आपको पेटेंट एक्ट्स के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से आता है और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर आपको इस सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको सिर्फ आंसर लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोर वन क्लेम्स द मोर वन मस्ट इनेबल US सुप्रीम कोर्ट इन Amgen INC वर्सेस Sanofi 2023, ये केस है, इसके बारे में इन्होंने बोला है। इन व्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट एज एंशन्ड इन द पेटेंट्स एक्ट 1970। 1970 पेटेंट्स एक्ट 1970 में इनेबलमेंट की कहाँ पर बात करी गई है। अगर आपको ये पता है कि किस सेक्शन में इसके बारे में बात करी गई है तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि राइट डाउन द रिलेवेंट सेक्शंस for requirement of sufficient disclosure and the possible consequences of non-compliance with the above requirement under various provisions of the Patents Act। देखिए बेसिकली है क्या, ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि आपको वो सेक्शंस लिखने हैं, साथ ही साथ आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज़ है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट है ये क्या है। बेसिकली जब कोई भी किसी को भी पेटेंट दिया जाता है,
किसी भी पेटेंटी को अगर पेटेंट मिलता है तो उनको तो पेटेंट मिल गया, राइट्स मिल गया कि अब आप इसकी मोनोपोली हो गई, मतलब कि अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सेल कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तरह से आपकी मोनोपोली हो गई। लेकिन उसके बदले में क्या किया जाता है, उसके बदले में जो आपकी नॉलेज हो, जो भी आपका जो कुछ भी नॉलेज है, जैसे आपने बनाया है, जो कुछ भी आपका क्रिएशन इन्वेंशन है, वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। उससे क्या होता है, उससे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उससे क्या होता है, जब पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो पब्लिक उससे कुछ ना कुछ सीखती है, लर्न करती है। तो जब पब्लिक जितना ज़्यादा सीखेगी नई टेक्नोलॉजी, उसको कुछ पता चलेगा कि ऐसे बनाया है, ये किया है, जितना ज़्यादा पब्लिक सीखेगी उतने ही ज़्यादा वो लोग भी फिर और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई ना कोई वो नया उसी चीज़ को सीख के हो सकता है कोई नया इन्वेंशन कर दे। तो इससे क्या होता है, बेसिकली इन्वेंशंस को और बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा इन्वेंशंस होंगे उतना गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, सबके लिए फ़ायदा है। तो इसलिए ये होता है कि आपको इन्होंने यही बोला है कि ये बताइए प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट क्या होता है। अगर प्रॉपर इनेबलमेंट है, मतलब कि हर एक चीज़ प्रॉपर डिस्क्लोज करी गई है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर प्रॉपर इनेबलमेंट नहीं, पुअर इनेबलमेंट है, मतलब क्या है, मतलब आपका पेटेंट रिवोक किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं करी है, आपने जो सफिशिएंट जो नॉलेज थी या इन्फॉर्मेशन थी वो आपने शेयर ही नहीं करी, आपने बताया ही नहीं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, ये बेसिकली आपको पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन, अमेंडमेंट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर पॉसिबल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज एंड स्टेजेस। सीधी सी बात है, पेटेंट एप्लीकेशन में अमेंडमेंट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने बोला स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजंस अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड रूल्स along with their interplay which collectively govern such amendments at various stages of patent application prosecution। So basically क्या है, इन्होंने ये बोला है कि आप हमें ये बताइए कि जो पेटेंट एप्लीकेशन जो हमारा रहता है उसमें जब हम अमेंडमेंट कराते हैं तो अमेंडमेंट किस किस बेसिस पे आप अमेंडमेंट करा सकते हैं। और अमेंडमेंट सीधी सी बात है, कोई भी मान लीजिए सपोज ऑब्जेक्शन आता है तो आप कोई ना कोई उसमें चाहेंगे, ऑब्जेक्शन आया तो आप उसको, जो भी आपका पेटेंट का एप्लीकेशन, आप उसको चाहेंगे कि उसको कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई करें, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करें, सो आप अमेंडमेंट्स उसमें करा सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला आपको रेलेवेंट प्रोविजंस बताने, आपको वो बताने हैं कि आप अमेंडमेंट करा सकते हैं, किस किस स्टेज पे करा सकते हैं, कब कब करा सकते हैं, कैसे कैसे करा सकते हैं, बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर आपको पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड पेटेंट्स रूल, इनके बारे में अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, अच्छा खासा आपको पता है, पेटेंट एक्ट और पेटेंट रूल्स, इनके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया, एक एक सेक्शन आपको पता है कि किस सेक्शन में कहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में क्या मेंशन है, किस सेक्शन में कहाँ पे किस चीज़ की, किस वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, तो पार्ट ए आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। और ये एक ऐसा सेक्शन है पार्ट ए का, जो पेपर नंबर 2 का, जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है पेपर 1 में 50 मार्क्स लाना है, पेपर 2 में 50। लेकिन हमें टारगेट ये लेके नहीं चलना है कि हमें 50 लाना है, हमें ये टारगेट लेके चलना है कि हम किस सेक्शन से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जब तक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं पता होगी तब तक हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पता होगी कि किस तरह से हमको कौन से सेक्शन पे, कौन से क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, किस बेसिकली किस पर्टिकुलर पार्ट पे हमको किस पार्ट से ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम नंबर वहाँ पे ले पाएँ, एग्जामिनर से ज़्यादा हम नंबर किस सेक्शन में ले सकते हैं। तो अगर वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी आपको है, पता है, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर 1 एंड पेपर 2 में। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो बेसिकली कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके लिए लगता है कि एकदम नई फील्ड है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लगता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग वगैरह, स्पेसिफिकेशन, क्लेम्स वगैरह, इसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट जो थ्योरी बेस्ड है, जो आपका जैसे पेपर 1 है पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, अगर आपको पेटेंट एक्ट और पेटेंट रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से आता है तो थ्योरी वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो एमसीक्यू वाला जो पेपर 1 है वो बहुत आसान है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सेम ऐसे ही पेपर 2 है, अगर आप पढ़ लेंगे तो ये भी लिखना भी और राइटिंग स्किल्स अगर आपको आती हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी कुछ भी आप पूछना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। PYQ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।